नमस्कार दोस्तों, ओपन आईएएस में आपका स्वागत है। टेक्निकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर के ऑपरेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। डीसी जनरेटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को इनपुट के रूप में देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए आउटपुट हम उससे प्राप्त करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट के रूप में उसके जनरेटर के टर्मिनल्स पे हमें मिलता है। सो स्टार्ट करते हैं, हाउ डज अ डीसी जनरेटर वर्क्स। A DC generator works on the principle of Faraday law of electromagnetic induction। अभी काम कैसे करता है? जब एक कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराते हैं तो ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है और इस फ्लक्स कटिंग एक्टिविटी के कारण उस कंडक्टर के टर्मिनल्स पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है N2S। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम करंट को कंडक्टर को एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं और इसके टर्मिनल्स पे कम्यूटेटर लगा हुआ है एंड ब्रशेस लगे हुए हैं। ब्रश के थ्रू हम करंट को कलेक्ट करते हैं और ये जो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। इसको थोड़ा हम लोग और डिटेल में देखते हैं। जो कंडक्टर के टर्मिनल पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ था यानी यहाँ पे, अगर इसको एक सर्किट में हम क्लोज कर दें तो करंट फ्लो होने लगेगा एंड दैट इज द प्रिंसिपल कि जब जनरेटर को हम रोटेट कराते हैं उसके आर्मेचर को तो हमें टर्मिनल्स पे करंट मिलते हैं और इसी करंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। ये जो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट मिला है, इंड्यूस्ड करंट प्राप्त होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये डिटरमाइन किया जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू। अब ये काम कैसे करता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हम दाहिने हाथ की उंगलियों को इस तरीके से फैलाते हैं, आप इस फिगर में ध्यान से देख रहे होंगे कि जो इंडेक्स फिंगर है यानी तर्जनी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाए और जो मिडिल फिंगर है वो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को दिखाए यानी कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको दिखाए। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो जो मिडिल फिंगर आएगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा। फ्लेमिंग फिर से रिपीट कर देते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए। अब इसके ऑपरेशन को हम जनरेटर में देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को थंब में हम लोग दिखाते हैं। इंडेक्स फिंगर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं, तो जो हमें मिडिल फिंगर मिलता है वो फ्लो ऑफ करंट को दिखाता है। अब हम इसको एक सेटअप में देखते हैं। ये दो N एंड S परमानेंट मैग्नेट है, तो फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरीके से। अब इसमें एक कंडक्टर के लूप को रख दिया गया। इस कंडक्टर के लूप को हम एक रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इस कंडक्टर के जो लेफ्ट साइड है उस पर हम ध्यान देते हैं, ये वाले साइड, ये वाला जो पोर्शन है कंडक्टर का। जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड। फील्ड का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? दिस साइड, C टू D, इस दिशा में। अब हम इस कंडक्टर के जो अपोजिट साइड है इस पर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को लगाते हैं। फोर्स का डायरेक्शन नीचे हो गया, डाउनवर्ड, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर रहे हैं तो फोर्स अब नीचे लगेगा। फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इस दिशा में होगा। आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इस दिशा में होगा। तो इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और जब इस दोनों कंडक्टर को हम ऐसे ज्वाइंट कर दें तो एक क्लोज करंट फ्लो होने लगेगा एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। सेम इसी तरीके से हम एक और सेक्शन को देखते हैं। जब ये कंडक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में चला गया तो C से D एज यूजुअल फ्लो होगा और A से B फ्लो होगा। यानी एक कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो एक साइकिल होता है, पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल इंड्यूस्ड करंट का। यानी जब हम कंडक्टर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा जो कि ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा, जो एवरी साइकिल में अपना करंट का डायरेक्शन
चेंज करता होगा। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसको हमें चाहिए यूनिडायरेक्शनल करंट, डीसी करंट, तभी तो डीसी जनरेटर होगा। और इस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर यूज करते हैं जो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, एज ए रेक्टिफायर के रूप में ये काम करता है। अब थोड़ा कम्यूटेटर के वर्किंग को देखते हैं, कम्यूटेटर वर्क कैसे करता है। जैसे ये एक सिंपल सा इसके ये डायग्राम है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है डीसी जनरेटर का, जिसमें फील्ड्स हटा दिया गया है। फील्ड्स अब कंडक्टर को सिर्फ हम यहाँ पे कम्यूटेटर के वर्किंग को बताते हैं कि कैसे एसी से डीसी करता है। ये सपोज एक पोजीशन है, ये दिस इज द इनिशियल पोजीशन। इस पोजीशन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, एंड ए बी का जो कंडक्टर साइड है, ए बी जो कंडक्टर साइड है वो कम्यूटेटर सेगमेंट ए से जुड़ा हुआ है, जो ब्रश के पी पोजीशन से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरीके से कंडक्टर का सीडी जो साइड है वो कम्यूटेटर के सेगमेंट बी और ब्रश क्यू से कनेक्टेड है। अब हम वर्किंग को समझते हैं कैसे। करंट फ्लो हो रहा है ए टू बी, सी टू डी, यानी करंट रिसीव हो रहा है क्यू पे। ये एक साइकिल, पॉजिटिव साइकिल पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। करंट क्यू टर्मिनल, ब्रश के क्यू टर्मिनल सेगमेंट बी पे रिसीव हो रहा है, और यहां से क्लोज सर्किट है और पी से इन हो रहा है। ब्रश पी और सेगमेंट ए से इन हो रहा है, और फिर ये एक क्लोज सर्किट बन रहा है। दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ करंट विथ कम्यूटेटर सेगमेंट्स। अब नेक्स्ट रोटेशन में देखते हैं, जब कंडक्टर की पोजीशंस चेंज हो गई, जहां पे ए बी था वहां पे सी डी चला गया, और जहां पे सी डी था वहां ए बी आ गया। करंट का डायरेक्शन कंडक्टर में सी डी में वही रहेगा। क्यों? क्योंकि ए बी में जो करंट, जो फोर्स लग रहा है वो वही फोर्स सी डी में लग रहा है और उसी डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए सी डी में भी करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, और ए बी में भी करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। बट यहां पे क्या है कि जो ये कम्यूटेटर है वो चेंज हो गया है। पहले था सेगमेंट ए, अब ये पोजीशन आ गया है सेगमेंट बी का ऊपर, और सेगमेंट बी का पोजीशन ले लिया है सेगमेंट ए, यानी डाउन साइड में। यानी सीडी कंडक्टर से सेगमेंट बी जो जुड़ा हुआ था प्रीवियस पोजीशन में, वो अभी भी जुड़ा हुआ है, और ए बी कंडक्टर सेगमेंट से सेक्शन से सेगमेंट ए जुड़ा हुआ है। ये कम्यूटेटर आर्मेचर के ऊपर फिक्स होता है, तो जैसे ही कंडक्टर रोटेट होता है कम्यूटेटर भी रोटेट हो जाता है। अब ये होने से सबसे बड़ा मैकेनिज्म यही है। तो होता क्या है, सी डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, कम्यूटेटर ए पे चला गया, एंड ए ब्रश क्यू से कनेक्टेड है। उस समय सेगमेंट ए पी से कनेक्टेड था, अभी सेगमेंट कम्यूटेटर सेगमेंट ए ब्रश क्यू से कनेक्टेड है। यानी ये करंट क्यू उस रिसीव किया उस करंट को और ब्रश पी में डाल दिया, एंड करंट ब्रश पी के थ्रू फिर से वहीं चला गया। यानी करंट का डायरेक्शन, ये इनिशियल पोजीशन हो या फिर हाफ रोटेशन के बाद हो, करंट का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो रहा है। दैट इज कॉल्ड डीसी जनरेटर, इसीलिए इसको डीसी जनरेटर कहते हैं। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कम्यूटेटर और ब्रश का फंक्शन। जैसे ही कंडक्टर रोटेट हो रहे हैं, कम्यूटेटर का सेगमेंट भी रोटेट हो जा रहा है, बट ब्रशेस उसके ऊपर रोटेट नहीं हो रहे हैं। ब्रशेस एज इट इज स्लाइडिंग पोजीशन में है, कम्यूटेटर के ऊपर प्रेशर के साथ स्लाइडिंग पोजीशन पे है। इसी कारण से क्या होता है कि जो जिस कंडक्टर आर्मेचर के कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन उस पर्टिकुलर सेगमेंट को देता है, कम्यूटेटर के उस सेगमेंट को देगा, और वो सेगमेंट चूंकि रोटेट हो गया है और ब्रशेस रोटेट नहीं हुआ है, समझ गए। इसी कारण से अगर ब्रश रोटेट हो जाता तो फिर ये एसी ही रहता, एसी जनरेटर हो जाता। बट चूंकि ब्रशेस रोटेट नहीं हुए हैं, रोटेट कम्यूटेटर हुआ है और आर्मेचर का कंडक्टर हुआ है, तो वो जो कम्यूटेटर है और आर्मेचर का जो कंडक्टर है, वो जो करंट एक ब्रश को दे रहा था, अगले रोटेशन के बाद वो दूसरे ब्रश को दे रहा है। यानी इस सेक्शन में पी ब्रश को दे रहा था, तो इस साइकिल में वो क्यू ब्रश को दे रहा है, ए बी कंडक्टर। अब ध्यान से देखिए, ए बी कंडक्टर पी ब्रश को दे रहा है करंट, तो इस केस में हाफ रोटेशन के बाद ए बी कंडक्टर क्यू ब्रश को दे रहा है। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाता है, और जो टर्मिनल के ऊपर जो करंट का डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल सेम डायरेक्शन होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, ये किताबों में लिखा हुआ बातें समझ में नहीं आती है, इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाता है। इसी को हम लोग सर्किट डायग्राम में देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम में किस प्रकार से ये शो करता है। दिस इज द कम्यूटेटर सेगमेंट ए एंड बी, एंड दिस इज ब्रश पोजीशन 1 एंड 2। एक साइकिल में जब ए से बी में करंट यानी ए पे रिसीव कर रहा था, और बी सेगमेंट से करंट फ्लो हो रहा था। ब्रश के पोजीशन 1 पे रिसीव कर रहा था, 2 से इन हो रहा था। हाफ रोटेशन के बाद सी डी आ गया बी से कनेक्टेड, जो ब्रश ए से कनेक्ट हो गया, और करंट उसी डायरेक्शन में फीड हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब इसके हम लोग सर्किट डायग्राम के
करंट ईएमएफ, जो ईएमएफ होगा, अगर सर्किट क्लोज है तो करंट वही होगा। तो ईएमएफ के इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो ऐसा मिलेगा, इनिशियल पोजीशन में दिस वन, और इस पोजीशन में ये साइकिल, यानी इनिशियल पोजीशन में हमारा पॉजिटिव साइकिल, और जब रोटेट हो गया अगेन पॉजिटिव साइकिल, फिर से ये पोजीशन पकड़ लेगा, तो फिर से ये ईएमएफ का वेव फॉर्म मिलेगा हमें, और ये पोजीशन पकड़ लेगा तो ईएमएफ का वेव फॉर्म ऐसा मिलेगा। तो ये वेव फॉर्म ऐसे मिलते जाएगा। दिस इज कॉल्ड डीसी करंट, डीसी वोल्टेज। एक इंपॉर्टेंट चीज है डीसी जनरेटर के ऑपरेशन में समझने के लिए, वो आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? दिस इज द आर्मेचर, ये पोल शू, ये एन और एस पोल शू है, और ये आर्मेचर रिएक्शन है, सॉरी आर्मेचर है। जनरेटर के ऑपरेशन से आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, उस कारण से आर्मेचर में जो करंट फ्लो होने की वजह से आर्मेचर में फ्लक्स क्रिएट होता है, ऐसे ये जो दे रहा है, ये आर्मेचर फ्लक्स लेंज लॉ के प्रिंसिपल के कारण मेन फ्लक्स को, मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज करता है, उसके अपोजिशन में होता है, उसके सपोर्ट में नहीं होता है। तो फील्ड फ्लक्स का को अपोज करना आर्मेचर फ्लक्स का ये नेचर है। तो ये जो आर्मेचर फ्लक्स है जो फील्ड फ्लक्स को अपोज कर रहा है, उसी को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। और आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो फील्ड फ्लक्स है वो, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती है, और ये इंड्यूस्ड, जब फील्ड फ्लक्स को ये आर्मेचर फ्लक्स काटेगा तो जो नेट जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वो भी कम होगा, और इसी कारण से आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है डीसी जनरेटर में वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये जो आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स के रिएक्शन से जो नेट फ्लक्स बनता है, जैसा कि आप फिगर में देखे होंगे, ये हमारा फील्ड फ्लक्स सीधा सीधा आ रहा है, और आर्मेचर फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये परपेंडिकुलर एकदम। तो ये आर्मेचर फ्लक्स से अलाइन होगा तो ये ऐसे जाएगा, फिर आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स का ऐसे होगा, तो ये ऐसे जाके इस प्रकार से आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो एयर गैप में फ्लक्स है वो ऐसे डिस्टॉर्ट होता है। ये हमारा आर्मेचर है, तो ऐसे ऐसे ये एयर गैप में फील्ड फ्लक्स डिस्टॉर्ट होते हैं, और ये रीजन क्या है? आर्मेचर रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि डीसी जनरेटर में ईएमएफ जो जनरेट हुआ है उसका मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं, और उसको मैकेनिकली हम फाइंड करते हैं कि वो कितना जनरेट होता है और किस किस चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो लेटेस्ट एग्जांपल के लिए कुछ जो एजम्पशंस हैं, लेट P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल एंड Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड इन आर्मेचर। आर्मेचर में Z नंबर ऑफ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी वाइंडिंग की हुई है, और P इज द नंबर ऑफ पोल। फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है, फील्ड फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स की बात की जाए तो फील्ड फ्लक्स या नेट फ्लक्स जिसको कहा जाए वो है जो वेबर में नापा जाता है। N इज द रोटेशन ऑफ रोटर, जनरेटर के केस में रोटर को रोटेट करते हैं, तो N इज अ रोटेशन इन आरपीएम। तो टोटल फ्लक्स, अगर एक कंडक्टर, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, पहले हम ये निकालेंगे d5, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल पोल एंड नंबर ऑफ पोल्स गुने, अगर एक पोल जो फ्लक्स 5 बनाता है और नंबर ऑफ पोल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। सो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 5 इंटू पी। नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए कंडक्टर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, यानी एक कंडक्टर को एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, वो कितना आएगा? 160 बाई एन। सपोज एन इज आरपीएम, आरपीएम क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 60 में रिवोल्यूशन पर मिनट डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया? हमें अभी तक मिल गया टोटल फ्लक्स मिल गया और टाइम मिल गया। तो हम फैराडे लॉ से क्या जानते हैं? d5 बाई dt, यही तो चाहिए था, फ्लक्स मिल गया एंड टाइम मिल गया। तो d5 इज इक्वल टू 5 इंटू पी और dt इज इक्वल टू 160 बाई एन। इसको पुटअप कर देते हैं, और इसको पुटअप करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक कंडक्टर का हम लोग निकल रहा है अभी तक, एक कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो, जैसा कि हम जानते हैं, E इज इक्वल टू d5 बाई dt, यानी टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई टोटल टाइम। E इज इक्वल टू, जो फैराडे लॉ के अनुसार है, E इज इक्वल टू d5 बाई dt एंड E इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, कितना टाइम लिया। 5 में हम वैल्यू डाल देंगे 5p, और dt में डाल देंगे 60 बाई n, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी E इज इक्वल टू 5p डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई n। 60 बाई n को हम ऐसे कर देंगे n बाई 60, यानी 5p n बाई 60 इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर वन कंडक्टर। ये निकल गया। टोटल कंडक्टर हम कितना लिया है? Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू आएगा, इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो 5pn पहले से ही है 60, 5pn बाई 60 पहले से ही है। अब नया टर्म जुड़ गया Z बाई ए, इज द पैरेलल पाथ, Z इज द नंबर ऑफ कंडक्टर, ये Z क्या है? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। ये जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है कितने पैरेलल पाथ में है, ए इज द पैरेलल पाथ।
तो पैरेलल पाथ का कंसेप्ट किसमें था? वाइंडिंग में, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। तो अगर डीसी जनरेटर, जैसा कि हम जानते हैं अब तक हम लोगों ने फाइंड किया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 5pn/60 इंटू Z/A। अगर डीसी जन तो नेट वैल्यू क्या आ गया? अगर वेव वाइंडिंग के केस में अगर वेव वाउंड है तो 5pnz/120, 5pnz/120 इज द इंड्यूस्ड वोल्टेज। और अगर डीसी जनरेटर हमारा वेव वाउंड है, सॉरी लैप वाउंड है, तो लैप वाउंड के केस में हमने बताया था कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। आप प्रीवियस लेक्चर देखिए हमारा वाइंडिंग वाला, जिसमें डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग बताया था कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू पी क्यों होता है लैप वाइंडिंग के केस में, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू 2 क्यों होता है वेव वाइंडिंग के केस में। तो पी ए की वैल्यू में हम पी रख देंगे, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ लैप वाउंड के केस में जब ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू जब पी की वैल्यू रखेंगे तो ए का जो यहाँ पे है इसमें पी रखेंगे तो पी और पी ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेट जो हमारा वैल्यू आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू n/z/60 इन केस ऑफ लैप वाउंड और 5pnz/120 इन केस ऑफ वेव वाउंड डीसी जनरेटर। तो ये था डीसी मशीन्स का ऑपरेशंस, टिपिकली डीसी जनरेटर्स। अब डीसी जनरेटर का और डीसी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जानने से पहले आपको टाइप्स ऑफ डीसी मशीन जानना जरूरी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी टाइप्स ऑफ डीसी मशीन करेंगे, जिसमें डीसी मशीन के सीरीज टाइप ऑफ डीसी मशीन, शंट टाइप ऑफ डीसी मशीन एंड कंपाउंड टाइप ऑफ डीसी मशीन, और उन सब की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्मेचर करंट का टॉर्क के साथ क्या रिलेशन होता है मोटर के केस में, ईएमएफ इक्वेशन, आउटपुट एफिशिएंसी, लॉसेस का जनरेटर के केस में क्या होता है, वो सब हम लोग डीसी जनरेटर के केस में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये टेक्निकल वीडियो है, ये इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। थैंक यू सो मच।